और आज हम लोग बात करेंगे जीएसएलवी मार्क टू रॉकेट के बारे में, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको मैं एक जरूरी बात बता देना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को में से जो लोग भी इस क्लास को एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिए हुए लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप है इंडियन स्पेस टीम नाम से, उसको ज्वाइन करें। और उसके बाद से उसमें नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो आने वाले समय में आप जरूर इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में हम हमारा साथ दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जीएसएलवी मार्क टू रॉकेट पे। ये बहुत ही बेहतरीन रॉकेट है और इसको इंडिया का फेलियर रॉकेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रयोग करने के बाद ये सफल रहा है। तो यह एक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है। आप सभी को पता होगा एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम का मतलब ये है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसको दोबारा नहीं लिया जा सकता है। इसी को हम लोग एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम कहते हैं। फिर इसको 2001 से लेके आपको बता दें, इसको 2001 से लेके 2008 तक 2001 से लेके 2008 तक इसको करीब 13 बार लॉन्च किया चुका है। 13 बार में लगभग 8 बार फेल हो चुका है ये रॉकेट, और सिर्फ 5 बार सक्सेसफुल रहा है। और जीएसएलवी मार्क टू से लेके मार्क वन मार्क थ्री तक इस सब की बात की जा रही है। इसमें सारे के सारे फेलियर, मतलब कि इसके फेलियर यानी मार्क जीएसएलवी के जितने भी सीरीज हैं, चाहे मार्क वन हो, मार्क टू हो या मार्क थ्री हो, जितने भी सीरीज हैं उन सबको लगभग 13 बार लॉन्च किया जा चुका है। जिसमें से सबसे अधिक अगर कोई फेल हुआ है तो जीएसएलवी मार्क वन है, क्योंकि उसको 7 बार लॉन्च किया गया था और 7 बार में वो लगभग 5 बार फेल हुआ और 2 बार सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद से इसको लॉन्च किया गया जीएसएलवी मार्क टू को, वो भी लगभग 1 बार फेल रहा और उसके बाद से अधिकतर उसके 1 बार फेल रहा और अधिकतर उसके भी लॉन्च सक्सेसफुल रहे। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो जीएसएलवी मार्क टू का वेरिएंट है। जीएसएलवी मार्क वन में जीएसएलवी मार्क टू में ज्यादा अंतर नहीं है। जीएसएलवी मार्क वन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जीएसएलवी प्रोजेक्ट को 1990 में शुरू किया गया, यानी 1990 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, क्योंकि भारत के पास कोई भी कम्युनिकेशन से मतलब कोई भी ऐसा रॉकेट नहीं था जो कि जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। और आपको बता दें कि इंडिया के जीएसएलवी मतलब कि जो रॉकेट है, इसका पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप सभी को पता ही होगा, ये बहुत कॉमन चीज है। तो इससे अधिकतम कंपोनेंट पीएसएलवी से लिए गए हैं। आपको दिख रहा होगा इसके अधिकतम जो कंपोनेंट है पीएसएलवी से डिराइव है, उसी से इसको लिया गया है। और ये बता दें कि आपको इसमें एसआरवी जो लगा हुआ है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जिसको एसआरवी बोलते हैं। अगर कहीं एसआरवी शब्द का प्रयोग हुआ हो रॉकेट में तो समझ जाइएगा इसका मतलब सॉलिड रॉकेट बूस्टर होता है। तो जो इसमें एसआरवी लगा हुआ है, इसे एसआरवी लिक्विड फ्यूल्ड है। जो बगल की ये आपको एसआरवी दिख रहे होंगे, सॉलिड रॉकेट बूस्टर नहीं है। जो बगल के जो ये बूस्टर है, ये क्या है, लिक्विड फ्यूल्ड है। इसमें आपको मैं बता दूं कि हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इसमें इस्तेमाल होता है, जो आपको ये नीचे दिख रहा है। ये सॉलिड रॉकेट है, तो ये लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट है जिसमें हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। और पीएसएलवी की फर्स्ट सिस्टम में लगने वाले S125 मोटर हो, चाहे वो S139 मोटर हो, आपको पता होगा कि S125 और S139 इन दोनों ये जो मतलब मोटर है, ये पीएसएलवी में इसका इस्तेमाल होता है। आपको मैं पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्लास में भी मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। आपको पता होगा कि इसको पीएसएलवी में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जीएसएलवी मार्क वन में आगे बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। जीएसएलवी मार्क वन में वो S125 मोटर और जीएसएलवी मार्क टू में S139 मोटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे हम आपको बता दें कि इसमें लिक्विड फ्यूल इंजन का उपयोग किया जा रहा है। इसके बूस्टर में, इसके जो बूस्टर है साइड वाले, इसमें लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जा रहा है। और ये जो रॉकेट है जीटीओ में पेलोड रखने के लिए इसमें एक क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। आपको मैं बता रहा हूँ क्रायोजेनिक इंजन कहाँ लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप सभी क्लास को ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये जो ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्रायोजेनिक इंजन वाला पार्ट है। इसी में क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है इसके स्टेज में। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो रॉकेट है, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। आप सभी को पता है लिक्विड मतलब क्रायोजेनिक इंजन मतलब होता है क्या है? क्रायोजेनिक मतलब होता है ठंडा, लगभग बहुत अधिक ठंडे फ्यूल का इस्तेमाल जिस रॉकेट में किया जाए उसी को हम लोग क्रायोजेनिक बोल सकते हो। तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर उसको कहते हैं। तो जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखा जाता है उसी को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, क्रायोजेनिक फ्यूल कहा जाता है। जो लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड हाइड्रोजन, आप सभी को पता है कि लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में रहता है, तो हम लोग उसे सांस लेते हैं। और
लिक्विड हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में ही रहता है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में मिलाने के लिए उसको अधिक कंप्रेस करके ठंडा करना पड़ता है। अगर कंप्रेस करके ठंडा करेंगे तो अपने आप लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी लिक्विड फॉर्म में उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ठंडा रखने की जरूरत होती है, तो उसी को हम लोग क्रायोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें, लेकिन आपको बता दें कि ये इतना आसान नहीं था इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन बनाना। और इंडिया सभी लोग सुने हुए होंगे कि इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, लेकिन असल में इंडिया ने बनाया नहीं है, बल्कि रूस से खरीद कर और उसकी टेक्नोलॉजी को मतलब अपने यहाँ डेवलप किया है। जीएसएलवी मार्क वन कॉन्फ़िगरेशन को पहली बार 2001 में उड़ाया गया था, और ये जो पेलोड था उसको ऑलरेडी पहुंचाने में सफल रहा। यानी इसको जो पहली बार उड़ाया गया कि इसको जीएसएलवी मार्क वन को, ये मार्क टू है, मार्क वन नहीं है, ये मार्क टू है। ठीक है, तो इसको जब पहली बार उड़ाया गया था तो इसको पेलोड पेलोड को ऑर्बिट में पहुंचाने में ये असफल रहा। फिर उसके बाद से, लेकिन दूसरे लॉन्च के बाद इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल मान लिया गया। यानी दूसरी बार जब लॉन्च किया गया तो इसे मान लिया गया कि हाँ ये सही है। और दूसरे लॉन्च में इसने एक सैटेलाइट को रखा जिसका नाम था GSAT-2 सैटेलाइट, जो आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है GSAT-2 सैटेलाइट। कौन सा? GSAT-2। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और इसे इंडिया इसरो ने बनाया था, और इसको अपने GSLV मार्क वन रॉकेट से लॉन्च किया था, और इसने सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया। आपको बता दें 2014 तक इस लॉन्चर ने 7 मिशनों में सिर्फ 2 सफल रहा। यानी आपको बता दें किसने, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके लगभग 7 मिशन किए गए, जिसमें से इसमें 5 फेल हो गया और सिर्फ 2 सक्सेसफुल मिशन रहा। ठीक है ना, 5-7 मिशन से किए गए। किससे? GSLV मार्क वन से, याद रखिएगा GSLV मार्क वन से सिर्फ 7 मिशन किए गए, और 7 मिशन में से लगभग इसमें GSLV के 7 मिशनों में से लगभग ये इसके मतलब सिर्फ 2 ही मिशन सक्सेस, और बाकी के 5 मिशन इसके असफल हो गए, 5 मिशन फेल हो गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो आपको बता दें कि ये क्रायोजेनिक इंजन कैसे बना। आपको जिस सैटेलाइट को ही सफलतापूर्वक लॉन्च किया 2014 में, उसके बाद इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन को कैसे बनाया गया, इसको कैसे डेवलप किया गया, आपको आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके तीसरे स्टेज के लिए, यानी GSLV रॉकेट आप लोग देख रहे हो, इसके तीसरे स्टेज के लिए क्रायोजेनिक इंजन लिया जाना था। इसके तीसरे स्टेज के लिए क्रायोजेनिक इंजन लिया जाना था रूस से, जिसकी कंपनी है रूस की, जिसका नाम है ग्लोकॉस्मोस। ग्लोकॉस्मोस इसका नाम क्या है? ग्लोकॉस्मोस इसका नाम है कंपनी का। ये रूस की एक कंपनी है। तो जो ग्लोकॉस्मोस कंपनी थी, आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। जो ये कंपनी थी, एक मिनट, जो ग्लोकॉस्मोस कंपनी थी, ये रूस की एक कंपनी थी। ठीक है, और रूस की कंपनी से इस इंजन को लिया जाना था, और ये इंजन को अपने GSLV में लगाने के लिए लिया जा रहा था, ताकि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत लिया जा रहा था। इसे ये बात किया जा रहा था कि भाई आप हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। TT का मतलब होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, तो इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत लिया जाना था कि आप इसका डिजाइन हमको दे दीजिए और हम इससे एक अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं हो सका। इसके लिए डिजाइन लेने के लिए बात किया गया, लेकिन 1991 एग्रीमेंट पर साइन भी कर लिया गया। यानी 1991 में इस एग्रीमेंट पर साइन भी कर दिया गया कि रूस इंडिया को अपना क्रायोजेनिक इंजन देगा। लेकिन यहीं पे एंट्री होती है रूस की, यहीं पे एंट्री होती है USA की, यानी गधा अमेरिका की। अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का वही है, गधा। न किसी को चैन से जीने देता है, ना किसी को चैन से रहने देता है। सोचता है कि सब हमें ही दबंगई करते रहे। टेंशन मत लो, तेरा बाप आ रहा है ना, इंडियन स्पेस टीम तेरा बाप आ रहा है, तुझको दबंगई करने देगा, टेंशन मत ले। ठीक है ना, क्योंकि तुझे पता है कि देखिए अपने देश में, मैं आपको बहुत ही माफी चाहूंगा आप लोगों से बात करते हुए, बहुत ही कड़ी बात है। अपने देश के लोग अगर इतना आलसी नहीं होते तो अमेरिका की बाप की औकात नहीं होती कि हम लोग को इतना मतलब कि एक काउंट्रोवर्सी कर सके, चाहे इतना किसी चीज को रोक सके। तो आपको बता दें, इसीलिए जरूरी है कि अपने देश में हम लोग जितना अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी हो सके उतना डेवलप करें। और आपको मैं बता दूं कि ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसको करूंगा। मैं इसको करूंगा। आप लोगों में जिसको भी मेरे साथ आना है, आप वो आ जाइए, और मैं एकदम बिल्कुल इसको करने के लिए तैयार हूँ। और एक दिन हम लोग जरूर अपने देश को महाशक्ति बनते हुए देखेंगे। आप लोग मेहनत से पढ़िए इस चीज को, इसीलिए मैं इस क्लास को शुरू किया हूँ, ताकि आगे चल के आप लोग भी साइंटिस्ट बनकर अपने देश की सेवा कर सकें। ठीक है ना, तो आपको बता दें कि चलिए, मैं थोड़ा भावनाओं में आ गया था, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं।
तो 2000 मतलब 1991 में जब ये बात हो रही थी, तब यूएसए ने इंडिया मतलब कि रूस को चेतावनी दी कि जो इंडिया है, इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं है। मैं बता रहा हूँ एमटीसीआर क्या होता है, एक मिनट। इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं था। एमटीसीआर का मतलब होता है एमटीसीआर, इसका पूरा नाम होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, याद रखिएगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एमटीसीआर का पूरा नाम होता है। और एमटीसीआर का उन्होंने ये बताया कि जैसे एमटीसीआर का एक नियम है कि जो भी कंट्रीज का सदस्य रहता है उसको लगभग 400 किलोमीटर, सॉरी 300 किलोमीटर से अधिक मिसाइल रेंज वाली मिसाइलों को बेचा नहीं जा सकता, सॉरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। 300 किलोमीटर रेंज से अधिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जो एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। आपको बता दें इसके बहुत सारे सदस्य हैं। इसका सदस्य लग्जमबर्ग है, फिर फिनलैंड है, फिर उसके बाद से ये ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है। ये सारे देश एमटीसीआर के मेंबर हैं। तो जो एमटीसीआर का मेंबर नहीं होता है तो उसको 300 किलोमीटर से अधिक से मतलब मारक क्षमता की मिसाइलें उसको नहीं भेजी जा सकती। तो आप कहोगे सर इसमें मिसाइलों का नाम कहाँ से आ गया? यानी मिसाइल तो हम लोग बात कर रहे थे रॉकेट की, क्रायोजेनिक इंजन की, तो इसमें मिसाइल की बात क्यों आ जा रही है? आपको बता दें क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी जब आपको मिल जाती है तो आप अधिक से अधिक रेंज वाली मिसाइलों को बना सकते हैं। ऐसा आपको हो सकता है, जैसे कि इसमें आप बना तो सकते हैं लेकिन ये हो जाता है ना कि आप किसी को बेच नहीं सकते। बनाने को तो बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, आपका देश है, बना सकते हैं, लेकिन आप किसी को बेच नहीं सकते। तो ये पूरा पूरे देश पे लागू होता है कि कोई भी देश किसी भी देश से 300 किलोमीटर अधिक रेंज की मिसाइलें नहीं खरीद सकता तब तक जब तक वो एमटीसीआर का मेंबर नहीं हो। तो अब तक बता दें कि फिलहाल में इसमें दुनिया में लगभग 35 देश हैं जो एमटीसीआर के मेंबर है, जिसमें इंडिया भी आता है। इस समय तो इंडिया बन गया एमटीसीआर का मेंबर। और आपको बता दें कि इसीलिए इसी कारण से आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा फैक्ट है, सुन लीजिएगा। चाइना है, चाइना के पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एस-400। तो ये एस-400 डिफेंस सिस्टम है, इसके पास मारक क्षमता की 400 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल होनी चाहिए। लेकिन जो चाइना है वो चाइना एमटीसीआर के मेंबर नहीं है, इसीलिए उसको 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें न देके रूस ने उसको 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें ही दिया है। 300 किलोमीटर नहीं, 250 किलोमीटर मान के चलिए, ठीक है ना। तो 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें ही उसको दिया है रूस ने। जिस प्रकार ये का जिस प्रकार चाइना अपने यूनाइटेड नेशन में जो यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट सीट होती है। हेलो। हाँ, नमस्ते नमस्ते, कौन है जी? आप रखा बोलो। हाँ 3 बजे है भाई, 3 बजे है। हाँ, 3 बजे से 4 बजे तक। नमस्ते। तो ये आपको मैं समझा रहा था कि जो यूएन में परमानेंट सीट होती है जिसमें 5 देश हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर हैं, क्या कहते हैं, अमेरिका, रूस, फिर ब्रिटेन, फिर उसके बाद चाइना और फ्रांस। ये 5 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो ये जो परमानेंट मेंबरशिप है ये इसके लिए बहुत बार ये इंडिया को भी मतलब कि पूरे देश मिलकर समर्थन करते हैं। बाकी जो 4 देश हैं, रूस है, अमेरिका है, फिर उसके बाद से फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सारे देश इंडिया को समर्थन करते हैं कि भाई इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। लेकिन जो चाइना है गधाई वीटो पावर लगा के इसके बाद इसको बंद कर देता है, इसको मतलब खारिज कर देता है। तो इसी कारण ये नहीं बन पाता। तो जिस प्रकार इंडिया उसमें नहीं बन पाता यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर, उसी प्रकार एमटीसीआर का जो मेंबर है, एमटीसीआर का, उसमें ये नियम है कि उसमें पूरे 30 देश हैं, सॉरी 35 देश जो हैं, ये 35 के 35 देश जब तक कहेंगे कि नहीं हाँ इस देश को बना दिया जाए परमानेंट मेंबर, तब तक कोई नहीं बना सकता। तो बाकी सारी देश राजी हो जाते हैं कि भाई बना दिया जाए, लेकिन इंडिया कह देता है नहीं नहीं हम बनने नहीं देंगे। इसी कारण जो चाइना है एमटीसीआर का मेंबर नहीं बन पाता।
तो जैसे कि कहने का मतलब ये है ना कि जब तुम हमारे साथ गलत करोगे तो हम भी तो करेंगे, वही बात है। तो 1991 में यूएसए ने कहा रसिया से कि अमेरिका जो इंडिया है, इंडिया एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, तो आप इसको क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं बेच सकते, जबकि इसे क्रायोजेनिक इंजन से कोई लेना देना नहीं है। इसे क्या होता है कि जब क्रायोजेनिक इंजन किसी देश के पास आ जाता है तो वो लगभग 300 किलोमीटर से अधिक मिसाइलें बना सकता है। लेकिन रूस ने इसको रोक दिया और कहा कि नहीं, इसको हम आपको बेचने नहीं देंगे, और लगा रूस पे प्रतिबंध लगाने, इस पे सेंक्शन लगाने लगा। सेंक्शन लगाने की डर से जो रूस है ने इसने डील को रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, हम आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं दे सकते। और 1994 में इस ईस्वी में देखिए, 1994 में इंडिया ने खुद फैसला किया कि हम खुद अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बनाने के लिए उन्होंने, इंडिया ने खुद प्रयास शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर इसका नाम क्या रखा गया, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट नाम दिया गया। और लेकिन रूस ने एक एग्रीमेंट किया, लेकिन रूस से एक एग्रीमेंट किया गया कि भाई चलिए ठीक है, अब हमको बेच नहीं सकते टेक्नोलॉजी, तो आप अपना इंजन ही बेच दीजिए। तो उस समय एक इंजन था रूस के पास क्रायोजेनिक, इसका नाम था KBD-1। याद रखिएगा, KBD-1 नाम का क्रायोजेनिक इंजन जो उसके पास था, रूस के पास, उसने भारत को इसको ऑफर किया। और भारत ने इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं करेगा, लेकिन इस इंजन को KBD-1 को खरीद लिया। लगभग कितना इंजन खरीदा, 7 इंजन खरीदा। और सातों का सातों इंजन किसमें लगाया गया, GSLV Mark 1 में। याद रखिएगा, GSLV Mark 1 में इसके पूरे पूरे के पूरे सातों इंजन को किसमें लगाया गया, GSLV Mark 1 में। और GSLV Mark 1 में आपको पता होगा केवीडी कितना फेलियर साबित हुआ, लगभग 5 ही फेल हो गया और सिर्फ 2 ही सफल हो पाया इस केवीडी इंजन का। तो भारत के साथ प्रोजेक्ट में GSLV में इसका प्रयोग किया गया। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये जो व्हीकल था GSLV Mark 1, आपको बता रहे हैं कि जो GSLV Mark 1 है, आपको बता दें कि इंडिया का सबसे लंबा रॉकेट की बात की जाए तो GSLV Mark 1 है, सॉरी Mark 2 है। सबसे पावरफुल रॉकेट की, इंडिया के सबसे पावरफुल रॉकेट की बात किया जाए तो आप किसकी बात करेंगे, GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 की बात करेंगे। लेकिन अगर सबसे ऊंचा रॉकेट की बात किया जाए कि सबसे लंबा रॉकेट कौन सा है, तो सबसे लंबा रॉकेट में आता है GSLV Mark 2। या देखिएगा, इसका लंबाई लगभग 49 मीटर है। उसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है, यानी इसकी ये पूरी लंबाई कितनी है, 49 मीटर। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई 49 मीटर है। तो ये जो सबसे बड़े रॉकेट की बात की जाए इंडिया के, तो ये कौन सा है, ये GSLV Mark 2 है। ठीक है, और इसमें लिक्विड तथा सॉलिड दोनों स्टेज हैं। इसमें लिक्विड स्टेज भी है, सॉलिड स्टेज भी है इस रॉकेट में। और पेलोड, इसका पेलोड फायरिंग जो है 7.8 मीटर लगभग लंबा है इसका पेलोड फायरिंग। ठीक है, यानी ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पेलोड फायरिंग। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों को जो ऊपर दिख रहा है ये ना, यही है पेलोड फायरिंग, जिसमें सेटेलाइट को रखा जाता है, उसी को पेलोड फायरिंग कहा जाता है। जो पेलोड फायरिंग है इसका, ये लगभग 7.8 मीटर लंबा है और लगभग 3.4 मीटर चौड़ा है। कितना, 3.4 मीटर चौड़ा है। 3.4 मीटर ये लगभग चौड़ा है, यानी मोटा है। ये वायुमंडल से घर्षण के इस पेलोड की रक्षा करती है। यानी कि इसका काम क्या होता है, इसको जानना भी आपको जरूरी होगा कि ये जो आपको पेलोड ऊपर दिख रहा है, इसका काम क्या है आखिर में। इसका काम यही है कि जो मतलब कि सैटेलाइट जब जाती है ऊपर, तो इसका हवा से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वो घर्षण होता है हवा से। इसमें जो पेलोड रखा हुआ है वो डैमेज ना हो जाए, इसीलिए इसके पेलोड फायरिंग। ठीक है, और आपको बता दें कि इसको 115 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, याद रखिएगा 115 किलोमीटर 115 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद इस पेलोड फायरिंग को हटा दिया जाता है और सेटेलाइट को वैसे खुला रख दिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम आपको बता रहे हैं GSLV की टेलीमेट्री के लिए 5 S बैंड और C बैंड का ट्रांसपोंडर लगाया जाता है। इसमें जो ट्रांसपोंडर क्या होता है आपको बता दें, ट्रांसपोंडर का मतलब ये होता है कि इसके डायरेक्शन को, इसके जो वेवलेंथ है, इसको मतलब कैसे कैसे, मतलब इसके डायरेक्शन को कैसे कैसे चेंज करेगा, कैसे कैसे लगाया जाएगा, इससे कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है जिसमें इसको सिग्नल भेजने के लिए। तो इसमें 2 तरह के बैंडों का प्रयोग किया जाता है, एक होता है S बैंड, एक होता है C बैंड।
एस बैंड और सी बैंड का इसमें उपयोग किया जाता है। किसमें? इसमें GSLV Mark II में, ठीक है ना। इन जो ट्रांसपोंडर लगाया जाता है वो एस बैंड और सी बैंड के सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करता है। और ये मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग को ये बहुत ही आसान बना देता है। GSLV में एक और सिस्टम लगाया गया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं किसमें क्या लगाया गया है। सबसे पहले सी बैंड और एस बैंड, याद रखिएगा, सी बैंड और एस बैंड का ट्रांसपोंडर लगा हुआ है इसमें। सी बैंड और एस बैंड का ट्रांसपोंडर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। और इसमें एक चीज और लगा है जिसे कहते हैं रीडेंस स्टेप डाउन, रीडेंट स्टेप डाउन नाम का एक ऑटो पायलट रीडेंट स्टेप डाउन नाम का एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है। और आपको मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम क्या होता है। ये इसको गाइडिंग करने के लिए काम किया जाता है। इसको गाइड करता है कि रॉकेट का पहला स्टेज कब अलग होगा, इसका दूसरा स्टेज कब अलग होगा और इसका तीसरा स्टेज कब अलग होगा, ठीक है। इसके लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि इसमें एक इंजेक्शन यानी कि क्लोज लूप गाइडेंस सिस्टम सीक्वेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इसमें डिजिटल ऑटो पायलट मोड के लिए, मतलब इसमें कब इसको स्टेजिंग को अलग करना है और कब इसको सही कक्षा में इंजेक्ट करना है पेलोड को, इसके लिए इसमें क्या उपयोग किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लोज लूप इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज लूप। मैं बोल रहा हूं वैसे सुन लीजिए, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। इसमें क्लोज लूप गाइडेंस सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कक्षा में सही प्रकार से इंजेक्शन करता है। और ये लगभग आपको बता दें कि GSLV Mark II जो है ये लगभग 5 टन पेलोड को, यानी जो आपको ये दिख रहा है रॉकेट, ये लगभग ये रॉकेट लगभग 5 टन पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में और लगभग 2.5 टन पेलोड को GTO में या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको रख सकता है। आपको दिखा रहा हूँ जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है। देखिए ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पृथ्वी के साथ साथ जो ये सैटेलाइट घूम रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं, पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे ये भी घूमेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी बोल रहा हूँ, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, जो लगभग पृथ्वी से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये लगभग आपको मैं अभी बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि लगभग 5 टन तक लोअर ऑर्बिट में और 2.5 टन तक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही रख सकता है पेलोड को, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। ये इस मैप में जितने भी देश दिख रहे हैं ये सारे के सारे देश MTCR के मेंबर हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसको कलर को ब्लैक कर देता हूँ। जितने भी देश आपको देख रहे हैं MTCR के मेंबर हैं, MTCR के मेंबर हैं सब के सब, MTCR के मेंबर हैं। इसमें देखिए आपको कनाडा, फिर ब्रिटेन, फिर उसके बाद से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर इधर ब्राजील, रूस, बड़े बड़े देश जो है वो भी दिख रहे हैं। छोटे छोटे देश में भी है इसमें, जिसमें लग्जमबर्ग आता है, फिनलैंड आता है, फिर ऑस्ट्रिया आता है। इस सारे जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें सारे के सारे देश MTCR के मेंबर हैं, ठीक है ना। और MTCR के बारे में तो अभी आपको मैं समझा ही दिया कि MTCR क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड बूस्टर GSLV को पहली उड़ान में GSLV D1 में L4 स्टेज का इस्तेमाल किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि PSLV में एक स्टेज हुआ करता था जिसका नाम था PSLV का एक स्टेज था, PSLV का एक स्टेज का नाम जिसका नाम था L23,
L23 नाम था उसका। उसी के आधार पे एक नए बूस्टर का निर्माण, एक नए लिक्विड बूस्टर का निर्माण किया गया जो कि हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है। इस बूस्टर का नाम है L40 जो L40 है, याद रखिएगा L40 का उपयोग जो है, इसका उपयोग जीएस सलीम मार्क 1 में होता है और L40M का उपयोग जीएस सलीम मार्क 2 में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो प्रेशर प्रेशर इंजन का उपयोग करके इसके चारों L40 का उपयोग किसमें होता है? जीएस सलीम मार्क 2 में। याद रखिएगा IL40 का उपयोग किसमें होता है? जीएस सलीम मार्क 1 में। तो इसमें स्टेप 1 बूस्टर में किया था जीएसएलवी के चारों, यानी इसमें कितने बूस्टर हैं? 4 बूस्टर हैं। तो जीएसएलवी के चारों H414 लिक्विड स्टेप 1 बूस्टर में 42 टन हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट भरा जाता है। लगभग कितना टन? 42 टन हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट भरा जाता है। और ये हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट को आपको बता दूं कि N2O4 IUDMH को हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट बोलते हैं। और हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट बहुत खतरनाक होता है। आपको बता दें कि जो आपको दिख रहा है इंसान ना, देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इन महाराज को देख लीजिए, देख रहे हैं ना, पूरा फेस कवर ओवर करके लग रहा है कि ये थोड़ा सा देखिए लग रहा है कि पूरा साइंटिस्ट बन गए हैं और ये पूरा बढ़िया से काम कर रहे हैं। देखिए इसको पूरा कवर करके ये जो हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट है ना, इसका इसमें भरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी इसको सूंघ लेंगे या थोड़ा भी शरीर से अगर टच कर जाएगा हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट, तो आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए पूरे के पूरे बॉडी को कवर करके इसके बाद से इसको इसका मतलब इसको मतलब सील में भरा जाता है, चाहे इसको टच किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। और इसमें इसके प्रोपेलेंट को 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट टैंक में रखा जाता है। यानी कि ये नहीं कि दोनों को एक ही में रख दिया। जैसे जीएसएलवी रॉकेट है ये वाला, तो जीएसएलवी के लिए एक अलग से प्रोपेलेंट रखा जाएगा और एक अलग से प्रोपेलेंट रखा जाएगा। इसमें रखा जाएगा, इसमें क्या कहते हैं, N2O4 को रख दिया जाएगा जो कि ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करेगा। फिर UDMH को रख दिया जाएगा और UDMH क्या करेगा? फ्यूल के रूप में काम करेगा। तो इसमें 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट टैंक का इस्तेमाल किया जाता है जिसका डायमीटर 2.1 मीटर होता है। कितना होता है? 2.1 इसका डायमीटर होता है। और इसका इंजन का पंप स्पीड लगभग 150 सेकंड तक चलता है। आपको बता दें इसका जो पंप फीड है लगभग 150, इसका पंप फीड जो है 150 सेकंड तक चलता है और लगभग 760 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है। कितना? 760 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है। और ये जो रॉकेट है इसके फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। ये जो है इसका फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है जीएसएलवी मार्क 2 का। ये देखिए, ये फर्स्ट कहेंगे सर ये तो लग रहा है जीएसएलवी का है, जीएसएलवी मार्क 3 का नहीं, मार्क 2 का है। थोड़ा सा इसका बुश आप लोगों को बड़ा दिख रहा होगा, बड़ा ही मैंने करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, D1 याद रखिएगा, जीएसएलवी जो D1 था इसमें लगभग 125 टन तक पेलोड, मतलब 125 टन जो पीएसएलवी का एस 125 मोटर का इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें इसके फर्स्ट स्टेज में, इसे मेन कोर स्टेज में बात कर रहा हूँ। इसमें तो क्या आता है, इसमें तो हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट लगता है, लेकिन इसके जो कोर स्टेज है ये वाला है, इस कोर स्टेज में किसका उपयोग होता है? सॉलिड रॉकेट मोटर का। तो जीएसएलवी मार्क 1 था, उसमें किसका उपयोग होता था? इसमें था वो 125 का। वो 125 का इसमें इस्तेमाल होता था। ठीक, लेकिन और जो जीएसएलवी मार्क 2 था इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता था। इसमें किसका इस्तेमाल होता था? इसमें S139 का, इसमें अलग तरह का मोटर लगता था। ये पीएक्सएल का मोटर है। 139 किसका मोटर है? एक्सएल का मोटर है, पीएसएलवी एक्सएल का। और जो पीएसएलवी डीएल था उसमें पीएसएलवी S125 मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 25 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इसमें लगभग 125 टन तक फ्यूल भरा सकता है। यानी कि 123 टन तक लॉन्ग टर्म फ्यूल और 138 टन तक शॉर्ट टर्म फ्यूल भरा जा सकता है इसमें, इसके पहले स्टेज में, यानी इस वाले स्टेज में। ठीक है, लेकिन इसका जो एक और वर्जन है, आपको मैं तो अभी से S125 के बारे में बता रहा था। S139 जो है
इसमें लगभग इसका डायमीटर है 2.8 मीटर और ये लगभग जलता है। कौन सा? S139 जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला स्टेज, ये वाला एक 100 सेकंड तक चलता है। और इसमें लगभग आपको बता दें कि 125 से 138 टन तक इसमें फ्यूल भरा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है 139 है। ठीक है, चलिए अब सेकंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। ये है इसका सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज में आपको मैं बता दूं कि इसका नाम GS2 है। जैसे आपको पता होगा कि आप PS1 PS2 आप लोग PSLV में देखे होंगे, उसी प्रकार इसमें भी GS2 का उपयोग किया जाता है। GS2 मोटर मतलब कि GS2 इस स्टेज का नाम है। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? विकास इंजन का। याद रखिएगा, इसमें किसका इस्तेमाल होता है? विकास इंजन का उपयोग होता है। इसका डायमीटर भी 2.8 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब थर्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं। ये है थर्ड स्टेज जिसे हम लोग, ये थर्ड स्टेज है जिसको क्रायोजेनिक स्टेज भी कहा जाता है। इसके तीसरे स्टेज में आपको बता दें, इसके ये वाला जो स्टेज है इसमें CE 7.5 इंजन का उपयोग होता है। और आपको बता दूं कि इसका जो ये बीच में है, जो ये इसको हटा दोगे तो आप इसको हटा दो तो 75 हो जाएगा CE 75, यानी ये लगभग 75 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करता है ये इंजन। इसीलिए इसका नाम क्या है? CE 7.5 इंजन इसका नाम है। ठीक है, और ये KVD याद रखिएगा, रूस के KVD इंजन पर बेस है, यानी उसी के तर्ज पे ये बनाया गया है। रूस के KVD-1 इंजन पे ये बेस इंजन है। ठीक है, और इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग होता है। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इसमें उपयोग होता है। इसके क्रायोजेनिक इंजन में 2 लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने बनाया है। इसके दोनों क्रायोजेनिक इंजन को, चाहे CE 7.5 हो, चाहे CE 20 हो, चाहे CE 15 हो, इन तीनों इंजनों को किसने बनाया है? LPSC ने। LPSC का पूरा नाम क्या होता है? LPSC, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। ठीक है ना, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जो कि महेंद्रगिरी के पास है तमिलनाडु में, इसका जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है ये इंजन। कितना? 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। और ये मैक्सिमम 93 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। 93 किलो न्यूटन का थ्रस्ट अधिकतम ये जनरेट कर सकता है। इतना तो एक फाइटर जेट जनरेट करता है। जो तेजस फाइटर जेट है वो लगभग 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, उसका जो इंजन है GE414 इंजन। ठीक है ना, चलिए अब इसके वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से वेरिएंट है। तो जो GSLV रॉकेट है रूस द्वारा डिजाइन के क्रायोजेनिक स्टेज का उपयोग होता है। जो GSLV मार्क 1 में, इस एक बात बिल्कुल क्लियर याद कर लीजिएगा, इसका जो KVD-1 इंजन है रूस का, उसका टोटली KVD-1 इंजन का उपयोग किसमें होता है? GSLV के मार्क 1 वेरिएंट में। याद रखिएगा, GSLV के मार्क 1 वेरिएंट में होता है। लेकिन जो इंडिया द्वारा बनाया गया है CE 7.5 इंजन, उसका उपयोग GSLV मार्क 2 में होता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। और GSLV जो लॉन्च है, इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है। ठीक है ना, इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। चलिए अब GSLV मार्क 1 की बात करते हैं। GSLV मार्क 1, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये GSLV मार्क 1 है। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा, एकदम बिल्कुल ये PSLV की तरह लगेगा। बस अंतर ये रहेगा कि जो ब्लैक कलर वाला स्टेज है ये सॉलिड है, ये क्रायोजेनिक स्टेज है, और जो नीचे का बूशा है थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो ये GSLV मार्क 1 है। और इसका सबसे पहला उड़ान कब हुआ था? 125 टन फ्यूल इसमें भरा गया था इसके पहले स्टेज में। जब इसका पहला उड़ान हुआ था तो इसके पहले स्टेज में कितना फ्यूल भरा गया था? 125 टन तक का इसमें फ्यूल भरा गया था। और इसमें S125 मोटर का इस्तेमाल होता था। S125 मोटर का इस्तेमाल होता था। और फर्स्ट स्टेज में इसके पहली उड़ान में S125 मोटर का इस्तेमाल किया गया, और जब ये फेल हो गया तो इसमें वो 139 मोटर का इस्तेमाल होने लगा। और इसमें आपको पता था 139 मोटर में 138 टन तक प्रोपेलेंट को बढ़ा सकता है। और आपको बता दें कि इसमें पहले कंबर्सन चेंबर के प्रेशर को नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन जब इसके कंबर्सन चेंबर के प्रेशर को बढ़ा दिया गया तो लगभग इसका बर्न टाइम, इसका लगभग 300 किलोग्राम कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है ना,
यानी इसकी पेलोड ले जाने की कैपेसिटी भी बढ़ गई और प्रोपेलेंट का बर्न टाइम भी बढ़ गया, यानी कि जो मतलब इसका जो जलने का फ्यूल जलने का समय होता है वो भी बढ़ गया, और इसका लगभग 300 टन किलोग्राम पेलोड ले जाने की कैपेसिटी भी बढ़ गई। और इसकी चौथी उड़ान में GSLV F104 जब इसका उड़ान हुआ था GSLV मार्क 1 का, जिसके अपर स्टेज में 15 टन प्रोपेलेंट भरा गया था। इसके जो अपर स्टेज है इसमें 15 टन प्रोपेलेंट भरा गया था, और 15 टन प्रोपेलेंट भर जाने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, CE-15। याद रखिएगा, इसका नाम क्या रखा गया, CE-15। इसके पहले सबसे अपर स्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये GSLV मार्क 1 के बारे में था। एक बार और मैं रिवाइव कर देता हूँ, आप इसको ध्यान समझ लीजिएगा। इसके पहले उड़ान में 129 टन तक फ्यूल भरा सकता था इसके पहले स्टेज में, याद रखिएगा, सिर्फ पहले स्टेज की बात हो रही है। इसके पहले स्टेज में 129 टन तक फ्यूल भरा गया, और ये लगभग 1.5 टन तक पेलोड को GTO में लेके जा सकता था। कितना, GSLV मार्क 1 1.5 टन, इसका GSLV मार्क 2 2.5 टन, फिर GSLV मार्क 3 4 टन। मतलब कि कैपेसिटी धीरे धीरे देखिए बढ़ रही है, इसी कैपेसिटी को बढ़ाता गया ही, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। और इसकी कैपेसिटी लगभग 1.5 टन तक ये GTO में ले आ सकता था। इसकी दूसरी उड़ान में S125 मोटर की जगह फर्स्ट स्टेज में वो S139 मोटर का इस्तेमाल किया गया, और इसमें लगभग 138 टन तक फ्यूल भरा सकता था, किसमें, S139 मोटर में, ठीक है। और इसके चेंबर प्रेशर को बढ़ाने के बाद इसके प्रोपेलेंट का बर्न टाइम भी बढ़ गया, और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी 300 किलोग्राम तक बढ़ गई। इसकी चौथी उड़ान में याद रखिएगा, इसकी चौथी उड़ान में जिसका नाम था GSLV F06, इसके अपर स्टेज में 15 टन प्रोपेलेंट भरा गया था, और जब 15 टन प्रोपेलेंट इसमें भरा गया था तो इसे क्या कहा गया, C15 इसका नाम दिया गया, क्या, C15। तो ये था GSLV मार्क 1 के बारे में कुछ। अब आपको बताते हैं GSLV मार्क 2 के बारे में। एक चीज छूट गया है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। ये GSLV मार्क 2 का फेयरिंग है, यानी ऊपर का जो आप ढक्कन देख रहे हैं, देखो ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो नीचे आप लोग को दिख रहा है ना, ये देखो, ये चीज है, ये छोटे छोटे आप लोग को ये दिख रहा होगा, सब छोटे छोटे नैनो सेटेलाइट है, सब क्यूब सेटेलाइट, नैनो सेटेलाइट है सभी, जो छोटे छोटे आप लोग को दिख रहे होंगे, ये क्यूब सेटेलाइट है और नैनो सेटेलाइट है, ठीक है ना। इसी में इसको रखा जाता है, और इसको क्या किया जाता है, इसको लिया के इसमें, मतलब इसको ऐसे रख दिया जाता है, इसको लिया किसी पे ढक के इसको लॉन्च और लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये फेयरिंग है इसका, देखिए जो मतलब इसको बचाता है, एयर प्रेशर से इसको बचाता है। मान लीजिए अगर इसका आया जाए तो क्या होगा, इसका सब उड़िया जाएगा ऊपर है, ठीक है ना, सब इधर उधर बिखर जाएगा, फेयरिंग लगाया जाएगा तो इसके ऊपर पता है। GSLV मार्क 2 की बात करते हैं तो इस वेरिएंट में इंडियन द्वारा बायोजेनिक इंजन CE 7.5 का इस्तेमाल होता है। किसका उपयोग होता है, 7.5 इंजन का, CE 7.5 इंजन का। CE का मतलब यहाँ पे होता है क्रायोजेनिक इंजन। CE का मतलब क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन। और आपको बता दें कि इसका उपयोग किया गया लगभग 22.5 टन तक पेलोड को लोअर GTO में लेके जा सकता है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, अभी पहले ये बता रहा हूँ कि कितना पेलोड लेके जाएगा, 2.5 टन तक। देखिए इसका कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। GSLV मार्क 1 कितना लेके जा रहा है, 1.5 टन। GSLV मार्क 2 कितना लेके जा रहा है, 2.5 टन। कहाँ पे, GTO में। और जो GSLV मार्क 3 है और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में यानी GTO में लगभग 4 टन तक पेलोड को लेके जा सकता है, यानी 4000 किलोग्राम, ठीक है। और इसके पिछले वर्जन यानी GSLV मार्क 1 जो रूस में बना क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया था, वो 2018 तक इसका थ्रस्ट 6% तक बढ़ गया, क्योंकि उस समय विकास इंजन का विकास हो गया था, यानी विकास इंजन का जब विकास हो गया इसका थ्रस्ट रेट 6% तक बढ़ गया। और 2018 में इसने GSAT 6A को लॉन्च कर दिया। इसने GSLV मार्क 1 ने किसको लॉन्च किया, GSAT 6A को। तो ये था आज का क्लास। चलिए, तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप सभी लोग बताएं, और मिलेंगे नेक्स्ट। तो ये आज का क्लास था। आज आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।